हे गाइस, वेलकम बैक टू द टारगेट सरकारी नौकरी चैनल। मैं हूं इरशाद अली। जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी में सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर आप 4 देख रहे हैं, जिसमें हमने जीएस के अलग अलग विषयों के मिक्सड अप क्वेश्चंस को शामिल किया है। इस परीक्षा के बाद हम आपको यूपी टीईटी और सुपर टीईटी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी आपकी अगली, उन दोनों की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे चैनल पर। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे आप, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सकें। जितने भी प्रैक्टिस सेट्स आपको यहाँ करवाए जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा खास है, तो आप उन प्रैक्टिस सेट्स को लगा लीजिए। चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और पहला प्रश्न देखें जो बेहद खास है। पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आप विचार करने लगे हैं। पहला स्टेटमेंट है, पहला कथन है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 108वीं जो इंडियन साइंस कांग्रेस है 2021 का आयोजन सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में होना था। ये बात बिल्कुल सही है। भारत में जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सेशन हर साल होता है, तो 2021 का प्रस्तावित था कहाँ पर? पुणे में, जो सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है इसके अंदर। और 108वीं विज्ञान कांग्रेस की थीम रही महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन एम्पावरमेंट। ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन आप एक चीज़ और इसमें एडिशनल याद रखेंगे। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से 108वीं विज्ञान कांग्रेस को इस साल नहीं किया गया है। याद रखेंगे, ये पोस्टपोन की गई है। 2021 वाली जो इंडियन साइंस कांग्रेस है इसको पोस्टपोन किया गया है, और ये अगले वर्ष जनवरी के महीने में 3 जनवरी से 7 जनवरी के मध्य होगी। वर्ष 2022 होगा, यानी अगले वर्ष नए साल में इसको कराया जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं। यहाँ से पहला और दूसरा आंसर कर लेंगे। इसका डी ऑप्शन होगा, दोनों ही सही हैं। सवाल नंबर आज का 2 है, प्रसिद्ध पत्रिका टाइम द्वारा निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? दूसरा सवाल भी बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध पत्रिका है टाइम, इसके द्वारा निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2020 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? इसमें शामिल है अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। इन दोनों को ही टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया 2020 के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा हाल ही में जारी वर्ष 2020 में विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। इसमें से किस भारतीय महिला को सम्मानित किया गया है? किस भारतीय महिला को सम्मिलित किया गया है? चलिए बात कर लेते हैं। जो फोर्ब्स पत्रिका है इसने विश्व की 100 सबसे या सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जो टॉप पोजीशन पहली रैंक दी है वो एंजेला मार्केल को दी है, जो जर्मनी की चांसलर हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं इसमें क्रिस्टीन लगार्डे, और थर्ड पोजीशन पर जो उपराष्ट्रपति बनी हैं अमेरिका की कमला हैरिस को तीसरा स्थान मिला है। अगर हम बात करें इस 100 की लिस्ट में भारत की कितनी महिलाएं शामिल है, तो याद रखेंगे 3 महिलाएं भारत की इस टॉप 100 की लिस्ट में शामिल हैं, जिसमें निर्मला सीतारमण जो हैं वो 41st पोजीशन पर है, रोशनी नडार मल्होत्रा 55वें स्थान पर, और किरण मजूमदार शो 68वें स्थान पर। ऑप्शन में हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य को पहला विशेष आर्थिक जोन मिला है? तो कौन सा है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उत्तर पूर्वी राज्यों में जिसको घोषित किया गया है? अगर हम बात करें उत्तर पूर्वी राज्यों को, तो इसमें जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है इसने क्या किया है, उत्तर पूर्व का प्रथम विशेष आर्थिक जोन यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में शामिल किया है त्रिपुरा को। ठीक है, ये है त्रिपुरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये क्षेत्र है, ये त्रिपुरा को हम कहें इसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसलिए घोषित किया है क्योंकि यहाँ पर विशेष रूप से जो कृषि से जुड़े उत्पाद हैं उनको, उनके इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट, ऊतकों का अध्ययन निम्न में से किसके अंतर्गत किया जाता है? स्टडी ऑफ टिश्यूज इज डन अंडर विच ऑफ दी फॉलोइंग्स? अगर हम ऊतकों का यानी टिश्यूज़ का अध्ययन करते हैं तो वो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत आता है। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज़।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्न देशों में से कौन से देश भौगोलिक रूप से कौन से ऐसे देश हैं जो भौगोलिक रूप से स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में शामिल किए जाते हैं। देखिए, अगर हम बात करें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की तो इसमें शामिल किए जाते हैं 3 मुख्यतः देश। एक तो इसमें आता है डेनमार्क, दूसरा आता है इसमें नॉर्वे और तीसरा इसमें स्वीडन। तो इसमें 1, 3, 4 ये देश शामिल किए जाते हैं स्कैंडिनेवियन देशों में। सवाल नंबर अगला देखेंगे, भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सही है। हमारे देश के संविधान में कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हैं। तो इसमें अगर हम बात करें, जो आपका 4th शेड्यूल है या 4थी अनुसूची है, इसमें शामिल किया जाता है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, एलोकेशंस ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला है, ये एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है। हम बात करें किसकी, लेजिस्लेटिव काउंसिल की। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है ये एक परमानेंट हाउस होता है स्टेट में, ठीक है। ये एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है और इसके सदस्य जो मेंबर्स होंगे उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसमें 1/3 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। अगर हम बात करें 3rd स्टेटमेंट, देखिए इसके 1/3 सदस्य जो है राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये बात गलत है क्योंकि 1/6 सदस्य होते हैं। 1/6 सदस्य जो हैं राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जो कला, साहित्य, सहकारिता, विज्ञान और समाज इन क्षेत्रों से आते हैं। इसमें जो सत्य हुए वो पहला और दूसरा होते हैं। ऑप्शन ए सही है, फर्स्ट एंड सेकंड। इसके एडिशनल क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिखिए कि वर्तमान में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं। उनके नाम भी लिखने हैं उन राज्यों के। नेक्स्ट देखिए, वो दर जिस पर आरबीआई के द्वारा अपने ग्राहकों को दीर्घावधि ऋण दिया जाता है। द रेट एट विच द लॉन्ग टर्म लोन इज गिवन बाई आरबीआई टू इट्स कस्टमर्स। इस क्वेश्चन को समझिए, अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, इसमें वो दर बतानी जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को दीर्घ अवधि के ऋण दिए जाते हैं। क्या आरबीआई के हम सीधे ग्राहक होते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हम लोग, क्या हमारे खाते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में है? नहीं, हमारे खाते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नहीं है, हमारे खाते कमर्शियल बैंक्स में होते हैं। और हम लोग आरबीआई के कस्टमर नहीं होते हैं। तो आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सर्वोच्च बैंक है। ये बैंकों का बैंक है ये, ठीक है। तो जो और कमर्शियल बैंक हैं जिनमें हम लोग के खाते होते हैं, उन बैंक को लोन देने का कार्य आरबीआई करती है। तो इसमें हम बात करेंगे द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द लोन टू द कमर्शियल बैंक्स इज नोन एज बैंक रेट। तो इसमें बैंक दर हो जाएगी इसका मतलब। सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक को टाइफाइड नाशी के रूप में जाना जाता है? तो टाइफाइड में कौन सी दवा, कौन सी एंटीबायोटिक इंपॉर्टेंट है या कारगर है? तो ये है क्लोरोमाइसिटीन। इसका आंसर होगा क्लोरोमाइसिटीन। ये क्या है? एक टाइफाइड नाशी दवा है। ये जो एस्पिरिन है ये किस लिए होती है? ये एक पेन किलर है, एक दर्द निवारक है। जो क्विनोन है ये मलेरिया के लिए है। राष्ट्रपति पर महाअभियोग संबंधी प्रस्ताव की सूचना पर कम से कम कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति की, तो भारत का राष्ट्रपति जो है उसके पद से केवल एक ही स्थिति में उसको हटाया जा सकता है, अगर उसने संविधान का उल्लंघन किया है। यानी इस पर जो प्लॉट या बैकग्राउंड लगाया जाएगा वो भारत के राष्ट्रपति केवल संविधान के उल्लंघन करने की स्थिति में ही हटाए जा सकते हैं। और संविधान में इस बात को भी परिभाषित नहीं किया गया है कि संविधान के उल्लंघन का अर्थ क्या है। जो संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन से ये प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, लेकिन उसके 1/4 सदस्यों के द्वारा जो राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव है उस पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं, तभी
सदन के द्वारा उस पर विचार किया जाता है, जिसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस भी दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा महाअभियोग पर राष्ट्रपति पर महाअभियोग संबंधी जो प्रस्ताव की सूचना पर कम से कम 1/4 यानी 1/4 मेंबर्स के हस्ताक्षर होने ज़रूरी हैं। निम्न समुच्चय में से कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए ज़्यादा उत्तरदायी हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो गैसें जिम्मेदार हैं उसमें नंबर 1 पर आती है जलवाष्प यानी वाटर वेपर। सर्वाधिक योगदान तो किसका होता है? जलवाष्प का होता है, लेकिन इसमें कुछ 3 से 4 गैसेस हैं, तो हम याद रखेंगे। इसमें वाटर वेपर होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, मीथेन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड। ये चारों ही सर्वाधिक जिम्मेदार हैं। ये चारों सर्वाधिक जिम्मेदार हैं किसके लिए? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक होता है? इसमें जो सूचकांक में जो 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स रखे जाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, वो जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति आय यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एकेडमिक अचीवमेंट्स और जो पर कैपिटा इनकम है किसी देश की, उन पर कैलकुलेशन करके ही कोई भी देश को रैंक दी जाती है इस लिस्ट में। ब्रिक संघ जो था वो किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ? वर्ष 2006 में ब्रिक नाम या ब्रिक संघ को मनाया गया था और इस ब्रिक संघ में 4 देश हुआ करते थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। ये चारों डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, विकासशील देश हैं। यानी इन 4 देशों को अगर हम देखें तो विश्व की बहुत तेज़ी से वृद्धि या गति कर रही अर्थव्यवस्थाएं थी यह हैं ब्राज़ील, रशिया, भारत, चाइना। और हम अगर बात करें वर्ष 2010 की तो ये पहले 4 देश हुआ करते थे इस ग्रुप में। वर्ष 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसे ज्वाइन कर लिया, तो इसका नाम हो गया, इसमें इन सबके जो नाम हैं इनमें पहले लेटर्स को लिया है सबके, ठीक है। तो ये हो गया ब्रिक्स। ब्रिक्स में 2010 में किसने ज्वाइन किया? साउथ अफ्रीका ने। ये प्रश्न भी पूछता है, और जब इसने ज्वाइन किया साउथ अफ्रीका ने तभी इसका नाम ब्रिक्स हुआ, उससे पहले ब्रिक था। अब सवाल पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स का जो 2021 का समिट है वो कहाँ पर आयोजित किया है, इसकी मेजबानी किस देश ने की? तो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 इसको भारत ने होस्ट किया। इसका थीम भी आपसे पूछ सकता है। 2021 का थीम क्या था ब्रिक्स समिट का? ब्रिक्स @50, निरंतरता, समेकन और आम सहमति हेतु ब्रिक्स के बीच में सहयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। प्रवाल भित्तियों को या प्रवाल भित्ति कोरल रीफ जो होती हैं इनको सागर का उष्ण कटिबंधीय समुद्री वर्षा वन भी कहा जाता है। ये संज्ञा भी दी जाती है इन कोरल रीफ्स को। द रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहे जाते हैं कौन? जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं। और वर्षा वन की तरह यहाँ भी अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पर भी बायोडाइवर्सिटी हाई है और ये इसकी सही व्याख्या भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल नंबर नेक्स्ट। इधर प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं और ये कौन सी रिवर, कौन सी नदी पर ये प्रोजेक्ट्स बने हैं आपको बताना है। जो काकरा पार योजना है, काकरा पार प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है ये आपको बताना है, सही सुमेलित है या नहीं। तो ये काकरा पार परियोजना तापी नदी या ताप्ती नदी पर है, ये बात सही है। अगला है सबरीगिरी परियोजना, कहाँ पर है? ये एक्चुअली सबरीगिरी परियोजना केरल की पंबा नदी पर है, पेरियार पर नहीं है, ये पंबा नदी पर है। तो दूसरा इसमें ये सही नहीं है। अगला देखिए, पापनाशम परियोजना कौन सी नदी पर है? ये ताम्रपर्णी नदी पर। ये पापनाशम परियोजना तमिलनाडु में जो ताम्रपर्णी है उस पर है ये नदी जो है। तो इसमें पहला और तीसरा ये मैच्ड हैं। इसका आंसर कर लेंगे ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप का सर्वप्रथम जहां से उद्भव होता है उसे भूकंप मूल या इसको ऐसे कह सकते हैं, जहां से ओरिजिनेट होता है भूकंप पृथ्वी के अंदर से, उस जगह को हम फोकस बोलते हैं। पहले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज नोन एज फोकस ही कहते हैं उसको, या हाइपोसेंटर बोलेंगे। पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है जहां भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर बोलते हैं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पृथ्वी का वो हिस्सा जहां पर
भूकंप के झटकों का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा भूकंप के झटकों को जो महसूस किया जाता है वो जो जगह होती है उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही होंगे। तो निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनना है। असत्य यानी गलत वाला कौन सा है? तो इसमें ना तो एक गलत है ना ही दो गलत हैं। ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर पूर्व के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है? लिटरेसी रेट बताना है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कौन से राज्य की ज़्यादा है? पूरे देश की बात करें तो मैक्सिमम लिटरेसी रेट अगर सभी राज्यों की हम बात करें तो वो किसका होता है? केरल का होता है। 94% लिटरेसी रेट है केरल का। और राज्यों में ही सबसे कम लिटरेसी रेट देखें तो वो है बिहार का 63.83। जी नहीं, ये 61.8 होगा। बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो 61.8 होगा। अब आ जाते हैं अपने सवाल पर। उत्तर पूर्व वाले राज्यों में देखेंगे कौन कौन से हैं। तो ये यहाँ देखेंगे हम इनको। देखो, बिहार से कम, अगर बिहार के बाद सेकंड नंबर देखोगे, सेकंड लास्ट, तो वो आता है कौन? अरुणाचल प्रदेश। इसमें अगर आप देखोगे मिज़ोरम की जो साक्षरता दर है वो 91.3% है। तो यहाँ से दो सवाल और आप याद रख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसकी है? मिज़ोरम की है। और नॉर्थ ईस्ट में सबसे कम साक्षरता दर अरुणाचल प्रदेश की है। पूरे भारत में देखेंगे तो बिहार की है, नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं, कौन से सत्य हैं? पहला देखिए, कन्नौज को इत्र का शहर कहा जाता है। परफ्यूम सिटी कौन है? ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो कन्नौज में जो है परफ्यूम काफ़ी मात्रा में बनाए जाते हैं और कन्नौज को हम बोलते हैं क्या? परफ्यूम सिटी। बात सही है। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। ये बात सही है। तो प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। तो यहाँ देख लीजिए, ये यूपी है। यूपी का ये वाला हिस्सा इधर का क्या है? पूर्व में है। तो सबसे पूर्वी जिला बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला तो शामली क्या है? ये पश्चिमी जिला है यूपी का। और उत्तरी जिला कौन सा है इसमें? सहारनपुर। और दक्षिणी जिला है सोनभद्र यूपी का। तो ये एक तरह के क्वेश्चंस तो ये हो गए यहाँ। अगला है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध वाराणसी से है। अगर हम बात करें, जो गिरिजा देवी हैं इनका संबंध वाराणसी से है क्योंकि इनका जन्म यहीं हुआ था। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ से सही हो जाते हैं हमारे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सी इसका आंसर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से न्यूनतम लिंगानुपात का सही क्रम बताना है। लोएस्ट ऑर्डर ऑफ सेक्स रेशियो स्टेट्स में। चलिए, इसमें अगर हम देखें तो जो हरियाणा का सेक्स रेशियो है वो क्या है? 879 और 879। पंजाब का 895 और राजस्थान का 928 और उड़ीसा का 979। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। लिंगानुपात का लिंगानुपात का सही क्रम ये पूछ रहा है आपसे। सही क्रम क्या होगा भाई? देखो, एक ऑर्डर देखो इनमें, ठीक है, ये बिल्कुल सही ऑर्डर है। नेक्स्ट, थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है। इसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अगर हम थैलेसीमिया की बात करें, थैलेसीमिया जेनेटिक डिजीज़ है। इसमें जो ब्लड होता है थैलेसीमिया वाले व्यक्ति को, ये खून संबंधी एक अनुवांशिक रोग है। ठीक है, ये ब्लड से संबंधित होता है। और इसमें जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसका जो खून होता है उसमें ऑक्सीजन वाहक जो प्रोटीन होते हैं वो कम बनते हैं, उनकी मात्रा बहुत कम होती है। इस वजह से लाल रक्त कणिकाएं इनके ब्लड में फॉर्म नहीं हो पाती हैं थैलेसीमिया में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अमृता देवी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं किन क्षेत्रों में? इम्पोर्टेंट सवाल है ये। वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। सवाल नंबर अगला देखिए, भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में स्थित है। इसको याद रखना है। कहाँ पर लोकेटेड? ये वाराणसी में। जिसके विकास के लिए ये मुख्य भूमिका निभाती है वो कौन सा क्षेत्र है? ये चित्रकला पेंटिंग के लिए महत्वपूर्ण रोल निभाता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मिर्ज़ापुर, भदोही, सोनभद्र, जौनपुर उत्तर प्रदेश के जिले हैं। बताना है कौन से प्रयागराज के साथ बॉर्डर बनाते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न। इसमें मिर्ज़ापुर है। देखिए, बिल्कुल मिर्ज़ापुर बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? प्रयागराज के साथ। भदोही भी शेयर करता है और जौनपुर करता है। इसके साथ एक और लिखेंगे आप, प्रतापगढ़ भी करता है। ठीक है, प्रतापगढ़ भी शेयर करता है। लेकिन सोनभद्र
नहीं करता है, इसके साथ सीमा नहीं बनाता प्रयागराज के साथ में। आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। हीलियोफोबस ऐसे पौधों को कहा जाता है जो होते हैं, जो हीलियोफोबस पौधे होते हैं वो एक्चुअली ये छाया प्रिय यानी शेड लविंग होते हैं ये प्लांट्स। ऑप्शन ए। अभी देखिए हमारी यहाँ प्रैक्टिस चल रही है और जैसे आपका अगले महीने में पेपर है तो हम क्या करेंगे, 1 तारीख से आपकी जो थ्योरी वाली क्लासेस हैं उनको मैराथन कराएंगे। मतलब एक वीडियो में पूरा एक विषय कंप्लीट थ्योरी के साथ में, ठीक है। तब तक इन आखिरी 10 दिनों में इस महीने हम प्रैक्टिस कर लेते हैं सारे प्रश्नों की। अभी रिवीजन के स्तर पर ये बहुत बेहतर चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। यहाँ पर एक एक प्रैक्टिस सेट पर बहुत समय दिया जा रहा है। ये भी वीडियो आपको लग रहा होगा कि 20 मिनट का हुआ है, कुल मिलाकर देखोगे इस कम से कम 6 से 7 घंटे इसी एक एक प्रैक्टिस सेट पर दिए जाते हैं। फाइनल प्रोडक्शन में हम देखते हैं तो हमें लगता है बहुत शॉर्ट एक तरीके से कह सकते हैं टाइम है इसका, लेकिन जो बैकग्राउंड में चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती हैं। तो इस चीज़ की अहमियत को आप समझिएगा और आई होप, मुझे आशा है ऐसा समझते ही आप तभी पढ़ते हैं यहाँ पर। सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे ऐसे हैं जो कीट भक्षी हैं। आपने देखा होगा कई वीडियोस वगैरह आपने देखे होंगे, कुछ इस तरह के ऐसे प्लांट्स होते हैं, इस तरह के प्लांट्स होते हैं, उनमें कांटे कांटे ऐसे ऐसे बने होंगे और यहाँ पर क्या हो, कोई भी कीट आकर के इन पर बैठता है, जैसे कोई ततैया मान लीजिए बैठ गई, आकर कोई मधुमक्खी बैठ गई, तितली बैठ गई, या कोई भी जो छोटा कीट है यहाँ से गुजरेगा इसके अंदर से होकर, एक या दो पत्ते टाइप समझ लीजिए इनको, तो तुरंत बंद हो जाता है ये, ठीक है। तो एक तरीके से कीटों को ट्रैप करते हैं ये जो पौधे होते हैं इस तरह के, तो इन्हें हम बोलते हैं कीट भक्षी प्लांट या कार्निवोरस प्लांट्स। 3 है ऑप्शन में, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया और जो ये नैप्थिनिस है, ये तीनों कीट भक्षी प्लांट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कीट भक्षी प्लांट हैं ये। निम्नलिखित में से कौन से एक सुमेलित नहीं है, कोई एक ऐसा है जो इसमें मैच नहीं है, बताना है। पहला है विक्टोरिया फॉल। विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है, अफ्रीका की। विक्टोरिया झील ये अफ्रीका में है, दोनों सही है। रैंडियर झील की अगर हम बात करें, रैंडियर झील कनाडा में होगी ना कि अमेरिका में, तो इसको करेंगे कनाडा। जो 5 फ्लावर लेक है ये चीन में है, बहुत खूबसूरत लेक है ये। तो ये चारों मैच होते हैं, तीनों मैच होते हैं, ये नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन एक पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध नहीं है, शिप बिल्डिंग के लिए कौन सा एक नहीं जाना जाता है। इसमें देखो जो लेनिनग्राद है, लेनिनग्राद, ग्लासगो और ये फिलाडेल्फिया, ये तीनों क्या हैं, ये शिप बिल्डिंग के लिए जाने जाते हैं। और जो वुपरताल है ये एक्चुअली ऊनी वस्त्रों के लिए, जर्मनी में है ये, ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है ये। तो यही छांटना है हमें। मनुष्य में रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण क्या होता है, मेन कॉज ऑफ ब्लड वेरिएशन इन ह्यूमन इज। ये इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य का जो रक्त है उसमें पाए जाते हैं क्या, एंटीजन, ठीक है, जी, जिसे हम जानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है, जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उसमें क्या पाए जाते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे हम एंटीजन के नाम से जानते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, रक्त का थक्का बनाने में सहायक जो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो ये होता है हमारे यकृत से यानी लीवर से। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा नीति कब अधिसूचित की गई थी, नेशनल विंड एनर्जी पॉलिसी कब नोटिफाई की गई थी। ये अक्टूबर 2015 में, इसका आंसर होगा अक्टूबर 2015। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और ये क्यों लेकर के आया गया था, तो देखिए इसमें जैसे समंदर है, समंदर में आप जानते हैं क्या होते हैं, हवाएं जो होती हैं, एक्चुअली समुद्र के अंदर जो समुद्र से उठने वाली जो हवाएं हैं उसको हम उस हवा का इस्तेमाल करके, उन समुद्री हवाओं से क्या है, बिजली का प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं इससे। तो ये शुरुआत हुई थी 2015 से। केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान कहाँ पर स्थित है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतीन स्टडीज़ वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात के मामले में निम्नतम स्थान कौन से जिले का है। देखो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो है बागपत। और जबकि सर्वाधिक वाला देखें तो देखो ये क्या है, ये निम्नतम है, ये निम्नतम है, और बलरामपुर जो है ये उच्चतम है, या कहेंगे इसको अधिकतम कहेंगे, बलरामपुर में अधिकतम है।
सवाल नंबर अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता की वृद्धि में सहायक है? तो देखिए इसमें जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हेल्प कौन करती हैं? जो प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम है, पारितंत्र की आयु भी और मध्य व्यवधान, ये तीनों के तीनों ही इसको हेल्प करते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? जैव विविधता अधिनियम भारत में आया था 2002 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट से सही उत्तर बताइए। धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस केवल हानिकारक प्रभाव पैदा करती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर इसके बारे में हम देखें, हमारी पृथ्वी पर ये जीवन के लिए लाभदायक भी होती है और ये हानिकारक भी होती है। लाभदायक किस सेंस में होती है? देखो, जो प्लांट्स हैं उनको क्या चाहिए? जो प्लांट्स हैं उनको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, उसी के थ्रू वो अपना भोजन तैयार करते हैं और ऑक्सीजन गैस बनाकर उसको रिलीज़ करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। तो एक बेनिफिट हो गया, इसका एडवांटेज हो गया। और CO2 जो है, जो वैश्विक ताप है, एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग जो होती है उसको बढ़ने में हेल्प करती है ये। तो ग्लोबल वार्मिंग का एक मेन कॉज भी कार्बन डाइऑक्साइड है। दोनों ही ये आंसर सही है, स्टेटमेंट एंड कारण। पहले ऑप्शन को ज़रा ध्यान से पढ़ो। धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस केवल हानिकारक प्रभाव पैदा करती है, केवल हानिकारक नहीं करती है, लाभदायक भी करती है। तो इस हिसाब से तो ये गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। तो ए गलत है और आर सही है। प्राकृतिक स्रोतों से जो वैश्विक मीथेन का उत्सर्जन है, मीथेन गैस का एमिशन जो है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलती है ये गैस? ग्लोबली अगर हम देखें तो मीथेन का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन जो होता है वो वेटलैंड से होता है, आर्द्र भूमियों से होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 51 है ये, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस देश में कच्चे तेल का संचित भंडार सबसे ज़्यादा है? रिजर्व की बात करें तो वो वेनेजुएला में है। भारत में कोयले का उत्पादन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? मैक्सिमम कोल प्रोड्यूसिंग या मैक्सिमम कोल प्रोडक्शन किन 3 राज्यों में किया जाता है? ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में किया जाता है इसका लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो है। एक ऐसा वीडियो आपके लिए आएगा जिसमें मिनरल्स का प्रोडक्शन एक्चुअली 2019-20 का डेटा हम डिस्कस करेंगे, उसी का एक अंश हम आपको दिखा रहे हैं अभी यहाँ पर। तो कोयला जो भारत में उत्पादन किया जाता है वो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर उड़ीसा है, तीसरे नंबर पर झारखंड है, चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश। अगर रिजर्व में बात करेगा, भंडार कहाँ पर ज़्यादा है? झारखंड, उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो एक शफलिंग के तौर पर आप याद रख सकते हैं, ये 3 जो स्टेट हैं ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग है और ये तीनों ही राज्यों में क्या है? भंडार भी ज़्यादा इन्हीं में है। समझ आ गया होगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में एक शब्द है सोशलिस्ट, समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा 3 शब्द ऐड किए गए थे। 3 वर्ड्स वर इंक्लूडेड इन प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन: सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी एंड सेकुलर। तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। ये पूछता है कि किस वर्ष में आया था ये? 76 में। भारत में राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या के संबंध में नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें बताना है आपको भारत में वर्तमान में अभी कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। आई थिंक इस क्वेश्चन में अब आपको कोई डाउट तो रहा नहीं होगा। तो इसमें अभी वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 यूटीज़ हैं, ठीक है। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्य काल जो होता है, जो 0 आर है, इसको क्या कहा जाता है? भारतीय संसद के जो दोनों सदन हैं उसमें जो प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है उसको हम शून्यकाल कहते हैं और ये समय 12 बजे से 1 बजे तक का होता है, ऑप्शन बी। ये यहाँ ऐसे पूछ लिया और कभी कभी ऐसे पूछता है 12 से 1 बजे तक, ठीक है, 1 बजे तक। या धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर? MP, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता उपराष्ट्रपति पद हेतु अनिवार्य है? तो देखिए, जो उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए पहली शर्त इसने बताया है वो 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। एक तो भारत का नागरिक होगा, ये तो कंफर्म है पहले से ही।
ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35। यहाँ पर 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए उसकी, तो पहला स्टेटमेंट हो जाता है गलत। वो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हित हो, यानी वो राज्यसभा का जो मेंबर बनने के लिए एलिजिबल भी हो और कोई भी लाभ का पद वो ना हो उसके ऊपर उसके पास। तो ये दोनों सही हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य है जो न्यूनतम साक्षरता दर में दूसरे स्थान पर है? इस सवाल को हमने किया था अभी जब पहला दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे थे, शायद उसी के आसपास मैंने डिस्कस किया था इसको। हमारे देश में सबसे कम लिटरेसी रेट वाला जो राज्य है वो है बिहार, 61.8%। ये अंतिम स्थान पर है। और मैंने बताया था सेकंड लास्ट में आपको क्या है, अरुणाचल प्रदेश सेकंड लास्ट, अंतिम दूसरा। ये कितनी है इसकी, 65.4 है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, सही आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला यूटी बताना है इस बार केंद्र शासित प्रदेश। ये क्या है, अंडमान एंड निकोबार है। आज के सेट का ये अंतिम क्वेश्चन है हमारा। और निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत का देशांतरीय विस्तार उसके अक्षांशीय विस्तार से अधिक है। इस सवाल में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है ये क्वेश्चन अपने आप में। जिन्होंने प्रैक्टिस सेट देखे होंगे भूगोल के, मैंने शुरू में ही इसको करवाया है। तो इसमें देशांतरीय विस्तार का क्या मतलब है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इज़ मोर देन लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। कैसे, ये है इंडिया और आप जानते हैं यहाँ से ये जो लॉन्गिट्यूड गुजरता है और ये वाला जो लॉन्गिट्यूड गुजरता है, इनके अगर आप देखें इनके वैल्यूज़ क्या क्या होते हैं तो कुछ इस तरह से आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये जो होते हैं ये देशांतर हैं। तो भारत के सबसे पश्चिमी छोर से जो देशांतर गुजरता है 68 डिग्री 7 मिनट का होता है। और पूर्वी यानी ये गुजरात से गुजरेगा, ये अरुणाचल से गुजरेगा। ठीक, ये ये होगा 97 डिग्री 25 मिनट का। और यहाँ बात करें सबसे नीचे दक्षिण में तो अंडमान निकोबार के बाद में यहाँ 6 डिग्री 45 मिनट का लैटिट्यूड है। और यहाँ पर ऊपर ये 37 डिग्री 6 मिनट का। ये है, आपको इनकी लेंथ अगर देखोगे यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंसेस अगर इनमें निकाल करके देखोगे, अंतर देखोगे, तो जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांश कौन कौन से हैं, अक्षांश है आपके पास में एक 6 वाला और एक 37 वाला। इनका जब आप डिफरेंस लोगे तो ये आएगा 30 डिग्री 21 मिनट। ठीक, ये अक्षांशीय विस्तार है। अगर आप देखोगे देशांतर, ये दोनों देशांतर हैं, इनके बीच में अगर डिफरेंस निकालोगे तो ये आएगा 29 डिग्री 18 मिनट। तो आप यहाँ से पता कर सकते हो कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। तो यहाँ पर देखिए अक्षांशीय विस्तार, ये वाला जो विस्तार है, अक्षांशों के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है इसमें। ठीक है, तो ये क्या है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार से कम है ना कि अधिक है। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पूछा है। तो इसमें जो कर्क रेखा आप जानते हैं 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, भारत के मिडल से जाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 से जाती है। यूपी इसमें शामिल नहीं है, तो ये बात सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल सेकंड ही सही है। तो ये होता है आज का हमारा सफलता प्रैक्टिस सेट जूनियर शिक्षक भर्ती का। पसंद आया तो लाइक और शेयर इसको ज़रूर कर देना। और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट्स अब हम एक दिन में 2 करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शर्त यही है कि आप उनको लाइक और शेयर तो करते नहीं हो, ज़्यादा देख करके फिर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। ठीक है, तो इतना सा आप कर लीजिए, ये आप ही के लिए है, आप ही के बेनिफिट के लिए हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा करके बनाए गए हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।